के विरोध में बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज के डिपो में रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का यह आरोप है कि जब सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं तो कर्मचारियों के हक पर क्यों डाका डाला जा रहा है, जबकि इस मामले में वो तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। दिवाली पर मिलने वाला बोनस भी पिछले 5 सालों से कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा, जबकि हरियाणा रोडवेज के हजारों कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं। कर्मचारी नेता ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो रोडवेज की तमाम यूनियन इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। हमारे 4 साल से बोनस नहीं दिया है और सरकार के सभी काम सुचारू रूप से चल रही है। कर्मचारियों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, इसलिए हमें विरोध है कि हमको 4 साल से बोनस दिया जाए। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल का जो हमारा बोनस है वो पेंडिंग है और सरकार हम दमनकारी नीति पे आई हुई है। सभी जिले में सबको ज्ञापन भी दे दिया है, आज भी ज्ञापन दिया है। हर कदम पे कर्मचारी अपनी मांगे जो है सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार हमारी मांगे। फरीदाबाद में निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीज महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अस्पताल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की है। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने जब मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया तो डॉक्टरों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। मरीज की हालत बेहद गंभीर हुई। हालत बिगड़ने से अस्पताल कर्मचारियों को बताया गया, लेकिन वो टालते रहे और मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। जब वो मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने लगे तो अस्पताल की लिफ्ट बंद कर दी गई और ना ही उन्हें कोई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई। परिवार वालों ने आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हंगामा नहीं कर रहे जी, न्याय मांग रहे बाबूजी। क्या हुआ वैसे? मेरी पत्नी ब्रजेश को कल उल्टी और बदन दर्द और ये हुआ था, तो हम इसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर कह रहे एडमिट करनी पड़ेगी। योगेश, पवन, नीति, तो ये पवन हॉस्पिटल में लेकर आए जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ। किस चीज का उपचार चल रहा था उनका? उसका कोई उपचार नहीं चला था, बस एक बदन दर्द, उल्टी और यही था। ये आईसीयू में ले गए। इन्होंने तुरंत हमसे सीटी स्कैन के, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरे की स्लिप तभी कटवा ली। और जो सीटी स्कैन, अब मेरी भाभी की मौत हो चुकी थी, अब तक सीटी स्कैन नहीं हुआ। वो देखो सर, पेशेंट सिक आई थी। पेशेंट की कंडीशन जब आई है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 76 SpO2 पे आई है पेशेंट उस टाइम हेमरेजिक सिंड्रोम उसमें थी, डेंगू शॉक सिंड्रोम में थी। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था उसको दिया गया है। प्लेटलेट मेगा यूनिट इन हाउस ब्लड बैंक के हॉस्पिटल के अंदर इनको प्लेटलेट मेगा यूनिट लगाई गई है। रात में ही FFP लगाई गई है। पेशेंट को नहीं इंप्रूव हुई है। पेशेंट नहीं समझे, सुबह पेशेंट ब्लीड कर गई है। उसके बाद फरीदाबाद में बारिश आम जनता के लिए सर्दी के मौसम का तोहफा लेकर आई है, लेकिन बारिश का पानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के रोजगार पर भारी पड़ गया। दरअसल दिवाली और धनतेरस के लिए कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बना रहे थे, लेकिन बदलते मौसम ने कुम्हारों को काम करने का मौका ही नहीं दिया। बारिश के कारण मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में पकने का समय नहीं मिला, जिससे त्योहार पर बिकने वाले मिट्टी के बर्तन तैयार नहीं हो पाए। इन बर्तनों की समय पर बिक्री भी शुरू नहीं की जा सकती और इसका असर बर्तन बेचने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। व्यापार क्या आपका तो वैसे ही खराब हो गया। क्या वजह है? मौसम खराब, बारिश हो गई जी। तो ऐसे में मिट्टी आपको सही समय पे मिल पाई? मिट्टी भी ना मिल पाई, बर्तन भी ना बन पाए। नहीं बन पाए। तो इस बार दिवाली का त्योहार कैसा जाएगा आपका? कुछ बिल्कुल फीका। ठीक है। तो क्या लागत लगती है, क्या मुनाफा होता है, कुछ बताएंगे इस बारे में? 25 पैसा का बेनिफिट है जी। रुपया का खर्चा होता है, 25 पैसा का फायदा होता है। 100 रुपया में 25 पैसा बेनिफिट होता है। ऐसे में जब आपको फायदा ना हो तो त्योहार कैसे मनेगा दिवाली त्योहार आपको? अब तो गुजारा तो करना ही पड़े। बल्लभगढ़ में बढ़ते कोरोना और बाजार में अतिक्रमण पर एसडीएम त्रिलोक चंद ने मंगलवार के व्यापारियों के साथ एक बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में एसडीएम त्रिलोक चंद ने व्यापारियों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों के सामने भीड़ ना लगने दें और साथ ही कोरोना में टेस्ट भी जरूर करवाएं। तो वहीं व्यापारियों ने भी इस पर सहमति जताई है कि अतिक्रमण की वजह से बाजार में जाम की स्थिति रहती है। साथ ही एसडीएम ने चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने भीड़ लगाकर किराया वसूल कर रहे हैं उनके चालान काटे जाएंगे और सख्ती से निपटा जाएगा।
एसडीएम साहब ने कहा है, पहले तो जिस दुकानदार ने वैक्सीन नहीं लगवाई या उसके स्टाफ ने नहीं लगवाई वो तुरंत लगवाएं और अपनी जगह जितने भी दुकानदार और उनका स्टाफ है एक पेपर पे लिख के जाके बाहर लगाएं जिससे जाके उनको पता लगे कि यहाँ पे पूरे स्टाफ ने वैक्सीन लगवा रखी है। अगर किसी तरीके की वैक्सीन किसी ने भी नहीं लगवाई तो वो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा तादाद में दुकानदार होंगे तो उनको जाकर आदमी कैंप भी लगवा देंगे। परसों 2 दिन के बाद हमारा अभियान शुरू होगा। आज व्यापार मंडल के साथ हमने मीटिंग की है और इस मीटिंग में बल्लभगढ़ बाज़ार के जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं और उनके जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं और हमारे पुलिस स्टाफ की तरफ से भी हमारे अधिकारी आए हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 2 मुद्दे रहे हैं। एक मुद्दा है कोरोना से संबंधित और दूसरा मुद्दा है बाज़ार में जो भीड़ बढ़ रही है उससे संबंधित, क्योंकि इनको कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं। इसके अलावा इनको हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो अपना टीकाकरण करवाएं, अपना करवाएं, अपने स्टाफ का करवाएं और अपनी दुकान के आगे पंपलेट पे लिखवाएं कि हम सभी ने टीकाकरण करवा रखा है और जो भी ग्राहक आए उनके लिए मैंडेटरी करें कि वो मास्क पहन करके आए। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो ये प्रोवाइड भी करवा दें। इसके अलावा जो बाज़ार के अंदर भीड़ बढ़ रही है उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो 4 व्हीलर्स अंदर जाते हैं, चाहे वो कार हैं या दूसरे 4 व्हीलर्स हैं, तो उनको रोकने के लिए हमने पहले भी इसमें 2 बैरियर लगवा रखे हैं और पुलिस को हमने ये डायरेक्शन दी है कि जो पीक आवर हैं जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये बैरियर बंद कर दिए जाएं। तो वहीं फरीदाबाद में मंगलवार को मंडल स्तरीय बाल महोत्सव के तहत ग्रुप डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नूह मेवात के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सभी बच्चे अपने जिलों में आयोजित ग्रुप डांस में पहले और दूसरे स्थान पर जीतकर वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हरियाणवी और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े डांस परफॉर्मेंसेस दिए। इस अवसर पर क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखरा बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंची। सरकार से आयोजित कार्यक्रम की तारीफ भी उन्होंने की और बच्चों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं बच्चों ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपनी जीत का दावा किया। फरीदाबाद की रहने वाली बबीता ने मछली पालन करके महिलाओं के लिए मिसाल बनी है। उन्होंने मछली पालन करके न केवल अपनी आर्थिक हालत को मजबूत किया है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी मछली पालन का प्रशिक्षण देकर उनका रोजगार स्थापित करने में मदद की है। दूर दराज से आकर महिलाएं उनसे मछली पालन का प्रशिक्षण लेती हैं। देखिए, अब तो हमारी हरियाणा सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद कर रही है। अलग अलग स्कीम वो लॉन्च कर रही है हरियाणा सरकार, लेकिन हमारे विभाग में जो मत्स्य पालन विभाग की बात करें तो इससे 8 से 3 से 4 साल पहले विमेन के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी। तालाब का या मछली पालन का महिलाएं भी कार्य करें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जब से हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए भी महिलाएं मछली का काम करें और उनको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। मैंने भी अपने ससुर के साथ उनके साथ हाथ बटाया, काम किया और स्टेट लेवल पे मुझे 2nd प्राइज मिला फूलों के। एग्जीबिशन लगाई थी हरियाणा सरकार ने, उसमें हमने अपने फूल भेजे तो स्टेट लेवल पे मुझे 2nd प्राइज मिला। उसके बाद में डेयरी फार्मिंग मेरे पति ने शुरू की, उसमें पालन पोषण गुजारा हो रहा था, पर एक जो समाज में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं मिल रही थी। फरीदाबाद में गार्बेज फ्री की शुरुआत की गई है। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने सेक्टर 16 से गार्बेज फ्री की शुरुआत की। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद के 40 वार्डों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी और नवंबर के आखिर तक हर वार्ड से गार्बेज को उठाया जाएगा। इसके साथ लोगों को खुले में कूड़ा न डालने की अपील की जाएगी। ये मास्टर ट्रेनर्स इन सबको ट्रेन करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुली हमने चलाना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ट्रेनिंग के पार्ट को बहुत गंभीरता के साथ में कर रहे हैं और ये सब लोग आके हमारे साथ उन लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो लोग जाकर फील्ड में काम कर सकें। सर, नवंबर तक आपने बताया कि 200 गाड़ियाँ नियुक्त हो जाएंगी जो डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाएंगे और अवेयर करेंगे और खतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो किस तरह आगे जो धरातल पे काम करेगी? हमारे यहाँ जब 200 व्हीकल और आ जाएंगे तो जो 5.5 लाख यूनिट्स हैं टोटल शहर के अंदर,
अंदर हर यूनिट के ऊपर हर रोज व्हीकल जाएंगे, वहाँ से सीधा कूड़ा उठाएंगे ताकि लोगों को इधर उधर खुले में फेंकना ना पड़े। और जब ये काम शुरू हो जाएगा तो हम खुले कूड़ा जो पड़ा हुआ है खत्तों में उसको साफ करेंगे और खत्ता मुक्त, कचरा मुक्त शहर बनाने की हमारी ये मुहिम है। कंस्ट्रक्शन होती है, सड़क पे डाल दिया जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान है? कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसका एक प्लांट लगता है, खोरी के अंदर वो प्लांट लगने लग रहा है और अगले महीने में वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसको वेस्ट को उठाकर हम ले जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, रिसाइकल करके इसको रीयूज करेंगे, इससे टाइल्स और बाकी चीजें बनेंगी। सर, कोरोना के प्रकोप के बाद डेंगू भी फैल रहा है, तो फॉगिंग के लिए आपकी क्या? देखिए, हमारी 16 के आसपास मशीन्स हैं जो डिफरेंट वार्ड्स के अंदर लगातार फॉगिंग कर रही हैं और उसके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। वही थिंकिंग प्रोसेस है और जल्दी ही हम इस फरीदाबाद में जितनी गंदगी है, पहले घर घर से कूड़ा उठाने में जो दिक्कतें थी उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स की कमी थी। 200 व्हीकल्स इसमें ऐड कर रहे हैं और वो गीला सूखा कचरा अलग अलग उठाकर, अगर सारा कचरा हम उठाकर भेज देंगे डंपिंग यार्ड्स में तो सड़कों पे बहुत कम कूड़ा देखने को मिलेगा। और बाकी सफाई कर्मचारियों से भी हमने आज रिक्वेस्ट की है कि हर जगह वो पूरा अपना काम करेंगे तो सड़कों पे कचरा दिखाई नहीं देगा। इको ग्रीन भी है, उसमें भी सूखा गूला अलग अलग होता है, पर उन चीज़ों को कोई बताता ही नहीं है, वो भी खुद एक जगह डाल देते हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए क्या है? इको ग्रीन की मजबूरी है कि जब लोग कूड़ा देते हैं तो एक तरह का कूड़ा देते हैं मिक्स करके, तो इको ग्रीन उसको अलग नहीं कर सकता। अब हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा वो अलग अलग करके देंगे और वो इको ग्रीन के लोग भी अपने एक अगर गाड़ी लेके आते हैं तो 2 जगह उनको अलग अलग डलवाएंगे। सभी मेंबर्स, RWA और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सफाई कर्मचारी और बाकी स्टाफ के लोग, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले छत्रपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित यहाँ पर किया है जो हमारी सफाई मुहिम को और आगे लेकर जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पड़ी हुई है तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हम कचरा डाल रहे हैं, उसमें हम गोबर डालते हैं, उसमें हम प्लास्टिक फेंक देते हैं। इवन सो मच सो अगर हम अपने घर के फर्श की घिसाई करते हैं तो घिसा हुआ मटेरियल भी उसके अंदर डाल देते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जो पानी के नाले हैं बारिशों में जो चलने चाहिए, उसके अंदर आप जाकर देखिए, आपको आसपास जहाँ भी नजर आए उसमें दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके नतीजा ये होता है कि सारे रोड टूटे पड़े हैं। नतीजा ये होता है कि उससे डेंगू फैलता है, क्योंकि मच्छर पानी भरेंगे तो फरीदाबाद के नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले में निगम कमिश्नर ने कमेटी गठित की है। कमेटी में डिप्टी मेयर, एक पार्षद और 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग से इंडिया न्यूज के सहयोगी ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। नगर निगम फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाला का चिन्ह बार बार बाहर निकल के आ रहा है और अब एक और कमेटी बना दी गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि उससे पहले एक कमेटी द्वारा जांच में दोषी कुछ आरोपियों को, अधिकारियों को माना गया था, जिसमें ठेकेदार भी संलिप्त पाया गया था। लेकिन आखिर क्यों दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी, कौन इस कमेटी में, ये तमाम जानने के लिए हमारे साथ में है डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग। सर, कमेटी बनाई गई है, 200 करोड़ के घोटाले का मामला बार बार सामने निकल कर आता है, ये कमेटी क्या जांच करेगी और मामला क्या है? देखिए यशपाल जी, हमारे कमिश्नर साहब जो नए आए हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी में 5 मेंबर हैं, 3 अधिकारी हैं और मैं एज ए डिप्टी मेयर, और मेरे साथ एक मेरे पार्षद भाई अजय बैसला जी हैं। पहली वाली जो कमेटी बनी थी उसमें भी हम दोनों थे और बाकी अधिकारी भी थे। मैं समझता हूँ ये कमेटी फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछली कमेटी जो बनी थी उसकी जब रिपोर्ट गई तो चंडीगढ़ से कुछ सवालात उठ के एक चिट्ठी आई थी जिसका हमें जवाब देना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई जॉइंट कमिश्नर जो चेयरमैन थी कमेटी की, उन्होंने बगैर कमेटी के इजाज़त लिए या कुछ भी डिस्कस किए बगैर वो उसका जवाब फाइल कर दिया। तो मैं समझता हूँ यशपाल जी ने एक बहुत सही कदम उठाया कि भाई उन्होंने ऐसे कैसे जवाब फाइल कर दिया। उस जवाब को और कमेटी की फाइंडिंग्स को दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। जिसे आप सही मान रहे हैं फैसले को नगर निगम कमिश्नर के, आपके पास में, इस कमेटी के पास में अधिकार क्या हैं जांच के?
देखिए, हमारे पास सारे अधिकार हैं। हम लोग जितने भी दोषी अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, हम सबको तलब कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और जो भी फाइंडिंग आएगी उसकी हमें एक रिपोर्ट सरकार को फाइल करनी है। एक बैठक हो चुकी है, दूसरी करने जा रहे हैं आप, लेकिन क्या उन दोषियों को, जिनको दोषी आप मान रहे हैं, उनको भी क्या तलब किया गया है इस कमेटी में? देखिए, पिछली जो कमेटी बनी थी उसमें मैं था, तो उसमें भी उस टाइम भी हम लोगों ने दोषियों को तलब किया था, लेकिन सभी लोग कोरोना का बहाना करके कोई भी हमारी कमेटी के सामने नहीं आया। मैं समझता हूं इस बार हम फिर दोबारा उस रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे और मैं समझता हूं जो रिपोर्ट फाइल की गई थी उसमें कुछ ऐसी खामियां थी कि भाई ऊपर वाले अधिकारियों को छोड़ दिया गया, सिर्फ जेई लेवल के अधिकारियों को सजा दी गई। मैं समझता हूं इतना बड़ा घोटाला तत्कालीन जबकि वो चीफ इंजीनियर वहां थे, उनकी नॉलेज के बगैर ये घोटाला नहीं हो सकता। तो इस बार हम लोग फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं और सभी अफसरों को फिर से हम तलब करेंगे। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि एक बार पहले कमेटी, जांच कमेटी में जिसमें आप थे, दोषी ठहरा दिया गया, दूसरी तरफ स्टेट विजिलेंस जांच इस मामले की कर रही है, तो क्या आपकी जो कमेटी है वो पावरफुल है या जो स्टेट विजिलेंस है वो पावरफुल है? और दोनों के फैसले अगर अलग अलग आते हैं तो फिर सही कौन सा माना जाए? देखिए, स्टेट विजिलेंस अपना काम कर रहा है, हमारी कमेटी अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम जैसे ही घोटाला उजागर हुआ था, स्टेट विजिलेंस को ऑर्डर दिए थे कि भाई इसकी जांच की जाए। वो जांच अलग चल रही है और हमारी जांच जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोकल बैठे हुए हैं, हमारे आंखों के नीचे काम होता है, तो हमें इस मामले में ज्यादा पता होता है और मैं समझता हूँ जो हमारी जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी और दोषियों को हम लोग पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करेंगे। स्टेट विजिलेंस भी अपना काम कर रही है, वो अपने तरीके से कर रही है, उनको भी अपना काम करने दीजिए और हम लोग अपनी कमेटी का काम सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर स्टेट विजिलेंस में वो बरी पाए जाते हैं या निर्दोष पाए जाते हैं और आपकी कमेटी के द्वारा वो आरोपी पाए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं, तो कौन सी किस रिपोर्ट को सही माना जाएगा? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कोई बरी मान ले या कोई उसको सजा याफ्ता मान ले। मैं समझता हूँ दोनों कमेटियां अपना काम कर रही हैं और जो भी फैसला आएगा आपके सामने होगा और दूध का दूध, पानी का पानी करके छोड़ेंगे। ये तो चीफ इंजीनियर लेवल तक की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त के जो तत्कालीन कमिश्नर रहे होंगे, क्या उनकी भूमिका भी आपको संदिग्ध लगती है? अगर संदिग्ध लगती है तो कमेटी के पास पावर है, क्या उनको भी तलब किया जा सकता है? देखिए, जो कमिश्नर हैं वो मैं समझता हूँ वो इस दायरे से अभी बाहर हैं और मैं समझता हूँ ये जो घोटाला हुआ, जो मेरी समझ है, अगर मेरे पर्सनल व्यूज लीजिए तो चीफ इंजीनियर और उसकी टीम ने मिलकर ये घोटाला किया, ठेकेदार के साथ मिलकर, और उसके बाद अधिकारियों ने मिलीभगत से इसको छुपाने की कोशिश करी। सही बताइए सर, कितने करोड़ की जांच कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये घोटाला कहते हैं 200 करोड़ का है, लेकिन अभी जो जांच हो रही है करीब 70-80 करोड़ रुपए की हम लोग जांच कर रहे हैं और हो सकता है ये 200 करोड़ तक चला जाए। रिपोर्ट कब तक सबमिट कर देंगे सरकार के पास? देखिए, हम रिपोर्ट अगले 15 से 20 दिन में सरकार के पास सबमिट कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, जिनकी तरफ से एक कमेटी जो दोबारा कमिश्नर की तरफ से बनाई गई थी उसका एक अहम हिस्सा हैं और अगले 1 महीने में जिस तरह से 200 करोड़ का मामला जो सामने आया है उसकी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सरकार के पास में सबमिट भी कर देंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।